नमस्कार। सिडबी एमएसएमई संवाद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के कार्यक्रम की शुरुआत एक सवाल के साथ करते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत करते हैं, प्रोडक्ट अच्छा है, कस्टमर भी है, लेकिन फिर बिजनेस ग्रोथ स्लो क्यों है? कभी कॉस्ट बढ़ जाती है, कभी फाइनेंस की दिक्कत और कभी एक्सपेंशन प्लान सिर्फ कागज़ पर रह जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि बिजनेस की ग्रोथ 3 पिलर्स पर टिकी है, हमारी मेहनत, प्रोडक्ट और मार्केट। लेकिन सच तो यह है कि इनके साथ साथ एक चौथा पिलर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो चौथा पिलर है पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट स्कीम्स की सही जानकारी। आज श्रृंखला का 8वां एपिसोड है। थीम है पॉलिसी अवेयरनेस ऑफ एमएसएमईज। मैं हूं अमित अरोरा और इस विषय पर चर्चा करने के लिए दूरदर्शन स्टूडियोज में स्वागत कीजिए श्री राकेश छाबरा जी का। नमस्कार। आप प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमईज से। राकेश जी एमएसएमई सेक्टर से 40 सालों से ज़्यादा से जुड़े हैं और आज 27 जून है। आज की तारीख विशेष है क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस है। आप सभी को बधाई। राकेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच अमित जी। और जितने मेरे दर्शक एमएसएमई भाई देख रहे हैं उनको भी एमएसएमई डे के लिए बहुत बहुत बधाई। राकेश जी, मेरा पहला सवाल यही है कि एमएसएमईज के लिए पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट स्कीम्स को समझना क्रिटिकल क्यों है? देखिए, अगर हम एमएसएमईज को अगर हम ग्रोथ का इंजन मानते हैं तो आप ये समझिए कि पॉलिसीज़ इसके लिए फ्यूल है। ओके। तो इसमें कई बार हम ये सोच के रुक जाते हैं कि सिर्फ सब्सिडीज़ हैं, एक बार ली, आगे कुछ नहीं है। बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें हर चीज़ के लिए स्कीम है। आपने प्लान किया कि आपने फैक्ट्री सेटअप करनी है, सबसे पहले फाइनेंस चाहिए, उसके लिए स्कीम्स हैं। आपने सोचा मशीनरी लेनी है, टेक्नोलॉजी के लिए स्कीम है। आपने कहा डिजिटाइजेशन करना है, उसके लिए स्कीम है। आपने कहा एक्सपोर्ट्स करना है, उसके लिए स्कीम है। आपने कहा क्वालिटी की तरफ जाना है, तो उसके लिए हर सेक्टर के लिए हमारे पास स्कीम्स हैं। और आप ये मेरी बात मान के चलें कि जो भी एमएसएमई इन स्कीम को अच्छी तरह से आत्मसात कर लेता है, ले लेता है, तो आप समझिए कि वो एमएसएमई अपनी आगे की उड़ान के लिए तैयार है। पर अगर इनका इतना लाभ है तो फिर आखिरकार ये सुविधा लेने के लिए कई बार एमएसएमई संकोच क्यों करते हैं? पहले आपको एमएसएमई को इस तरह से समझना पड़ेगा कि आम तौर पे हमारी एमएसएमईज वन मैन आर्मी होती है। जो मेन फैक्टर्स हैं उनको अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अवेयरनेस की कमी होती है। फिर सेकंड पार्ट कहेंगे उसको पता भी लग गया, अवेयर भी हो गया, तो फिर थोड़ा सोचता है कि पता नहीं मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर सोचेगा कितनी डॉक्यूमेंटेशन है, कितना कुछ करूँगा, ये सारा कुछ सोचते हुए थोड़ा झिझक जाता है। तो ये परसेप्शन बायस है कि स्कीम्स का लाभ नहीं मिलता, ये ठीक नहीं है। हमेशा मिलता है। जब भी आप अपने डिसिप्लिन तरीके से चलेंगे, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक रखेंगे, अपनी डॉक्यूमेंटेशन को आप सही तरह से प्लेस करेंगे, तो आपको सारी स्कीम्स मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगी, सरकार ने आपको देने के लिए बनाई है। जी बिल्कुल। तो आइए जानते हैं पॉलिसी अवेयरनेस के 3 प्रमुख फायदे। कॉस्ट एफिशिएंसी, इंसेंटिव्स और सब्सिडीज से बिजनेस का कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम होता है और कैश फ्लो बेहतर होता है। कैपेसिटी बिल्डिंग से नई तकनीक अपनाने का मार्गदर्शन, बेहतर स्किल्स और सही मैनेजमेंट सपोर्ट मिलता है। क्रेडिबिलिटी यानी साख, सही कागजात और कंप्लायंस होने से साख मजबूत होती है, फंडिंग और बेहतर बाजार मिलता है। राकेश जी कहते हैं फाइनेंस इज द लाइफलाइन ऑफ एनी बिजनेस। तो अगर मैं शुरुआत फाइनेंसिंग रिलेटेड योजनाओं से करूं तो वहां पर प्रमुख स्कीम्स कौन सी हैं? सरकार ने एमएसएमईज के लिए बहुत अच्छे से स्कीम्स प्रिपेयर की हैं। सबसे बड़ी जो स्कीम गवर्नमेंट की है वो सीजीटी एमएसई है, जो आज से, अगर मैं कोविड से पहले की बात करूं तो उसमें बिना कोई कोलेट्रल के 1 करोड़ तक का लोन बैंकों से मिल जाता था, जो अब बढ़ के 10 करोड़ तक पहुंच गया है। अच्छा। और एक्सपोर्टर्स के लिए तो ये 20 करोड़ हो गया है। ये है क्रेडिट गारंटी स्कीम। क्रेडिट गारंटी स्कीम, जिसमें कि गवर्नमेंट गारंटी देती है, उसमें आपको कोलेट्रल नहीं देना। ओके जी। फिर अगली स्कीम जो है, जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए मुद्रा की स्कीम है। मुद्रा की स्कीम तो ट्रेडर भी ले सकता है, माइक्रो यूनिट्स के लिए है। उसमें ट्रेडर है, शॉपकीपर है, कोई भी उस स्कीम को ले सकता है। इसकी जो उपलब्धता है वो 50,000 से लेके 10 लाख रुपए तक की है। और अब गवर्नमेंट एक और नई स्कीम लेके आई है, जिसके अंदर अगर आपने 10 लाख तक का लोन अपना प्रॉपरली वापस किया है तो अब आप 20 लाख तक का लोन और ले सकते हैं। यानी मुद्रा में जिस तरह से पहले 3 कैटेगरी थी, शिशु, किशोर और तरुण, अगर तरुण आपने डिसिप्लिन के साथ फॉलो किया तो तरुण प्लस भी है। एक तो क्रेडिट गारंटी स्कीम हुई सीजीटी एमएसई, दूसरा आपने कहा मुद्रा योजना। इसके अलावा प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम की बात करें, पीएमईजीपी की जो बात करते हैं वो नए यूनिट्स के लिए है। जो नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करते हैं उनके लिए वो स्कीम, वो भी कोलेट्रल फ्री है और वो 50 लाख रुपए तक ले सकते हैं ऋण।
काम शुरू करने के लिए, और ये सर्विस सेक्टर के लिए भी है। अच्छा। और सर्विस सेक्टर में अगर आप 20 लाख तक का लोन लेना चाहें तो वो भी इसमें कलेक्टरल फ्री मिलता है। इसके अलावा अगर कोई एमएसएमई एक्सपैंड करना चाहती है, उसे ग्रोथ कैपिटल चाहिए, वहाँ पर एसआरआई फंड की बात होती है। तो राकेश जी, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड क्या है? गवर्नमेंट की जो स्कीम है एनएसआईसी ने शुरू की है, जो एमएसएमईज के साथ मिलके उनके शेयर परचेज करके उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो इससे हमारी एमएसएमईज को बहुत आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मदद। तो इसका मतलब लोन की बजाय ये एक इक्विटी हो गई। करेक्ट। ओके जी। और एमएसएमईज की जब हम बात करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था की वो बैकबोन माने जाते हैं, और साथ ही एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात की भी। तो यदि कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमई है, क्या उनके लिए कोई खास योजना? इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम, जिसमें 50 लाख तक की फंडिंग पे एनुअली 2.75% की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम सरकार ने अभी जारी की है। जी, क्योंकि अक्सर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज हाई इंटरेस्ट कॉस्ट बियर करते हैं, तो क्या डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड की जो स्कीम है, इससे उन्हें इंटरेस्ट में रियायत मिलती है? हाँ जी, इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब यही है। तो आइए रिकैप करते हैं कि एमएसएमईज के लिए प्रमुख फाइनेंसिंग रिलेटेड स्कीम्स कौन कौन सी हैं। एमएसएमईज के लिए प्रमुख फाइनेंसिंग स्कीम्स: CGT MSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, बिना कोई कोलैटरल दिए 75 से 90% तक की क्रेडिट गारंटी और 10 करोड़ रुपए तक के लोन की उपलब्धता। मुद्रा स्कीम माइक्रो बिजनेसेस के लिए शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरीज के तहत 10 लाख रुपए तक की मदद और तरुण प्लस के तहत 20 लाख रुपए तक की मदद। PMEGP प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, नए व्यवसाय के लिए सब्सिडी के रूप में सहायता मिलती है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए। SRI फंड मदर फंड डॉटर फंड मॉडल के आधार पर बिजनेस को लोन के बजाय ग्रोथ कैपिटल उपलब्ध कराता है। DGFT इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम पात्र MSME एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट क्रेडिट पर इंटरेस्ट रिलीफ उपलब्ध कराया जाता है। फाइनेंस के बाद MSMEs के सामने एक और चैलेंज आता है, स्किल्स और कैपेबिलिटीज़। तो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो वहाँ पर मुख्य स्कीम्स कौन सी हैं राकेश जी? निस्बड है जैसे गवर्नमेंट की, ED1, ED2। ED1 की एक स्कीम तो 15 दिन की ही है, और ED2 एंटरप्रेन्योर जो डेवलपमेंट की जो हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कोर्सेज करके आते हैं, तो शुरू से ही उनके दिमाग में होता है कि हमने अपना काम करना है और अपने साथ और लोगों को भी रोज़गार देना है। ऐसे में टेक्नोलॉजी सेंटर्स और टूल रूम्स का जिक्र होता है, इसे कैसे समझें? आप देखिए, टूल रूम्स में जॉब वर्क काफ़ी रिजनेबल रेट पे होता है, और वहाँ पे वर्कर्स को ट्रेन भी करवा सकते हैं, वो भी करवा सकते हैं, और बाहर से बच्चे आके ट्रेनिंग लेके और फिर जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो टूल रूम और टेक्नोलॉजी सेंटर्स का ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, हमें वहाँ से स्किल्ड लेबर मिल जाता है। और ट्रेनिंग में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो जो ATI स्कीम है, असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, इसमें क्या लाभ मिलता है? अब देखिए, ऐसे देखने में तो ऐसे लगेगा कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को पैसे मिल रहे हैं तो MSME को इससे क्या फ़ायदा हो जी। पर आप देखिए, वो काम तो MSME के लिए कर रहे हैं ना। हमारे लिए जब वो बच्चों को इस स्किल से एम्पावर कर देते हैं कि वो इंडस्ट्री में लगने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो हमारा उससे कितना बड़ा फ़ायदा होता है। छोटी इंडस्ट्री वाला अपने यहाँ सबको ट्रेनिंग नहीं दे सकता, तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का काम है, उनको देते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। जी, तो आइए एक बार आपके लिए रिकैप करते हैं उद्यमिता और कौशल विकास से जुड़ी प्रमुख योजनाएं। एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट सपोर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसके तहत एंटरप्रेन्योर्स को बिजनेस और फाइनेंशियल प्लानिंग से लेकर मार्केटिंग और ब्रांडिंग तक की ट्रेनिंग मिलती है। टेक्नोलॉजी सेंटर्स और टूल रूम्स मैन्युफैक्चरिंग MSMEs के लिए ट्रेनिंग, प्रोटोटाइपिंग और आधुनिक तौर तरीके के लिए सहायता देते हैं। ATI असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन स्कीम, ट्रेनिंग बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कैपिटल ग्रांट मिलता है। तो अब तक हमने जाना कि MSMEs को फाइनेंस और स्किलिंग के क्षेत्र में कौन कौन सी स्कीम्स के प्रति जागृत होना ज़रूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार हम बातचीत करेंगे कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्वालिटी, प्रोसेस एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी, तो इनको लेकर प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं। एक ब्रेक के बाद। SIDBI must lead. Credit must be designed around the business cycle of the enterprise. For agri-processing MSMEs, say in Nashik, Satara, Sangli, Vidarbha, repayments can be linked to harvest cycles. For tourism and hospitality enterprises,
in Mahabaleshwar, Matheran, Lonavla, loans should recognize seasonality, threads and gem linkages, and invoice discounting can ensure that a supplier does not suffer only because payment comes after 60 or 90 days. These enterprises need order cycle financing, technology upgradation loans, and working capital that understands long procurement cycles. आप देख रहे हैं कार्यक्रम सिडबी एमएसएमई संवाद। आज के कार्यक्रम में हम आपको एमएसएमई से जुड़ी पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट स्कीम्स के प्रति जागृत कर रहे हैं। हमारे साथ हैं राकेश छाबरा जी, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई से। राकेश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अक्सर क्लस्टर्स की बात होती है, तो क्या है ये एमएसई सीडीपी स्कीम? इसमें 20 से लेके 30 तक उद्यमी जो एक ही तरह की मशीनें यूज़ करते हैं वो सब मिलके एक क्लस्टर बना सकते हैं और उस क्लस्टर को रजिस्टर करते हैं, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं और भारत सरकार को फाइल करते हैं। तो यानी ये 25 से 30 एमएसएमई एक ही सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, गारमेंट, फार्मा एक ही के होने चाहिए? इसको आप कह सकते हैं एक ही के होने चाहिए, क्योंकि इसमें मशीनरियाँ वही लगेंगी क्योंकि उसका कॉमन यूज़ सारे कर पाए। ओके। कई बार ऐसा भी होता है कि उसका थोड़ा बहुत, जैसे मान लीजिए ऑटोमोटिव है, इंजीनियरिंग है, तो इनका मिलके भी बन सकता है। ओके। तो कुछ सेक्टर्स को जहाँ पे मशीनें सिमिलर, क्योंकि अलाइड सेक्टर होना चाहिए। अलाइड सेक्टर होना चाहिए। बिल्कुल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से कस्टमर डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दौर है जहाँ पर हम क्वालिटी पर बहुत फोकस करते हैं, स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस एफिशिएंसी और सस्टेनेबिलिटी। और यहाँ पर एक स्कीम आती है ZED। तो ज़ीरो डिफेक्ट तो समझ में आता है, साथ ही ज़ीरो इफेक्ट को कैसे समझें? इफेक्ट का मतलब है कि हम एटमॉस्फेयर को, हम अपने जो यहाँ Environment एनवायरनमेंट है, इसको उस मैन्युफैक्चरिंग से क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं, क्या इफेक्ट दे रहे हैं। यानी कि हम जो प्रोडक्ट बनाएं वो क्वालिटी से भी बहुत बेहतर हो, डिफेक्ट फ्री हो, ऐसे ही एनवायरनमेंट को भी हम उससे कोई नुकसान ना पहुँचाएँ, वो एनवायरनमेंट को इफेक्ट फ्री हो। तो ये है ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट कंप्लीट इसकी डेफिनेशन। तो इसमें क्या अलग अलग सर्टिफिकेशंस होती हैं? हाँ, इसमें देखिए 3 तरह की सर्टिफिकेशंस ज़्यादा हैं, जिसमें सबसे पहले जो नीचे ब्रॉन्ज़ है, ब्रॉन्ज़ के बाद ब्रॉन्ज़ तो ऑनलाइन है, आप सिर्फ ऑनलाइन अपना फॉर्म भरते हैं। उसके लिए भी अगर आप चाहें तो कंसल्टेंट्स हैं जो आपसे एक भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं। उसके बाद सिल्वर और गोल्ड है, 3 साल के लिए सर्टिफिकेशन होती है, 1.5 साल के बाद एक बीच में ऑडिट आता है, तो आपको 3 साल पूरा आप चलाते हैं। और इसके अंदर जितनी भी फ़ी है गवर्नमेंट की, वो सारी की सारी के ऊपर बहुत सारी सब्सिडी है। जो ब्रॉन्ज़ है वो तो फ्री है, बट जो सिल्वर और गोल्ड भी हैं उनके अंदर भी बहुत सारी 90% तक गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ हैं। और आपको बैंकों से इसके ऊपर उतना डिस्काउंट मिलेगा। जैसे जेड गोल्ड है तो आपको 0.25 से लेके 0.5% तक आपको जो आपका लोन चल रहा है उसके ऊपर जैसे ही आप सर्टिफिकेशन देंगे, अगले महीने से आपको उसका इंटरेस्ट उतना कम हो जाएगा। तो यानी ये वन टाइम बेनिफिट नहीं है, एक बार आपने मान लीजिए जेड सर्टिफिकेशन ली तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा? हाँ, इसको लगातार मिलेगा, जब तक आप जेड सर्टिफाई रहेंगे ये मिलेगा। और गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स भी हैं जिनके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी जेड के बिना नहीं है, या जेड होने से उसका क्वांटम बढ़ जाता है। जी बिल्कुल। और ऑपरेशंस को प्रोडक्टिव बनाने के लिए प्रोसेस एफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में एमएसएमई कम्पिटिटिव कैसे हों? लीन स्कीम क्या है? फैक्ट्रियों के अंदर अगर लोग ज़्यादा हैं, उनको किस तरह से ठीक काम पे लगाया जाए, उनको कैसे लीन किया जाए। अगर हमारे पास स्टॉक ज़्यादा हैं, उसको कैसे लीन किया जाए, कम से कम स्टॉक पे काम करें। प्रोसेसेस हैं, उनको कैसे लीन किया जाए। जब आप सारी चीज़ों में आप लीन इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको पता लगता है कि कितनी सारी कॉस्ट आपकी फैक्ट्री के अंदर छुपी हुई थी, जो वेस्ट हो रही थी, आज वो सारी की सारी आपके सामने आ जाती है। तो इस तरह से आप बहुत कम्पिटिटिव हो जाते हैं। और 6 से 10 मेंबर मिलके इकट्ठे अगर अप्लाई करते हैं, वो भी क्लस्टर बना के, तो उसकी जो फंडिंग है 90% इज़ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि नवाचार का दौर है, तो क्या इनोवेशन से रिलेटेड भी स्कीम्स हैं? अब देखिए, इनोवेशन में भी सरकार ने सभी तरह की स्कीम्स रखी हैं। आप डिज़ाइन बना रहे हैं, आप इंक्यूबेशन कर रहे हैं, जब ये कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है, आपको पेटेंट करवाना है, कॉपीराइट करवाना है। हर एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। इवन पेटेंट के लिए तो 90% तक सब्सिडी है। जी, तो आईपीआर पर भी जो है सब्सिडी और रियायत मिलती है? हाँ, आईपीआर में ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके। और बाजार तक प्रोडक्ट ले जाना बहुत ज़रूरी है, तो अगर हम अंत में मार्केट एक्सेस की बात करें, वहाँ पर प्रमुख योजनाएं कौन सी हैं राकेश जी?
आईसी स्कीम है भारत सरकार की, एमएसएमई गवर्नमेंट की, तो वहाँ पे आप अप्लाई करें। जब आप अप्लाई करेंगे, अप्रूवल पहले आ जाता है। वर्ल्ड के अंदर लगभग 700-800 एग्जीबिशंस हैं जो उनमें लिस्टेड है, एमएसएमई के पोर्टल पे ही है। और ये सारी स्कीम्स ना, एक और ख़ास बात ये है कि सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की पोर्टल्स पे हैं। आप डायरेक्ट वहीं जाके अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप सैंक्शन हो जाती हैं। और सैंक्शन होने के बाद जब आप जाते हैं, वापस आते हैं, आप सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से सबमिट करते हैं, तो आपको वो सारी सब्सिडीज़ आपको मिल तो जाती ये हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम जी। है। तो आपको 4.5 लाख रुपए तक स्टॉल के, एक जने की आने जाने की टिकट 1.5 लाख रुपए तक की, और सामान भेजने के लिए 50,000 रुपये। तो आइए एक बार फिर जानते हैं क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी स्कीम्स के बारे में। MSECDP संगठित औद्योगिक क्लस्टर में कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पर सहायता मिलती है। Z सर्टिफिकेशन, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए सर्टिफिकेशन कॉस्ट पर सब्सिडी, विमेन, SC, ST, MSMEs के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। MSME कम्पिटिटिव लीन स्कीम, वेस्ट रिडक्शन, उत्पादकता में सुधार के लिए 90% तक सब्सिडी, जो लागत कम और कम्पिटिटिवनेस बेहतर करने में मदद करती है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सिडबी MSME संवाद, जहां हर उद्यम की कहानी बनेगी एक प्रेरणा। आज हम आपको जो कहानी दिखा रहे हैं वो है स्पेंसर्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की। आइए जानते हैं कैसे ये संस्था स्कीम्स के प्रति सजग थी और गवर्नमेंट योजनाओं के चलते उन्होंने उसकी सुविधा ली और अपने सपनों को दी एक नई उड़ान। पूरे विश्व में हेल्थ केयर सेक्टर सिर्फ एक उद्योग नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। इसी जिम्मेदारी को अपना उद्देश्य बनाते हुए वर्ष 2018 में गुजरात के मेहसाणा में स्थापित हुई स्पेंसर्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स डॉक्टर तन्मय पटेल और श्री नीलेश पटेल ने अपने फार्मा बैकग्राउंड और टेक्निकल एक्सपर्टीज के आधार पर इस वेंचर की शुरुआत की। हमारा उद्देश्य शुरू से ही स्पष्ट था, वैश्विक मानकों पर खरे उतरने वाले क्वालिटी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का निर्माण करना। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में केवल मशीनरी लगाना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी अप्रूवल्स, WHO GMP कंप्लायंस, स्किल्ड मैन पावर और हाई क्वालिटी एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है। प्रारंभिक चरण में हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी प्रोजेक्ट को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना और साथ ही कैश फ्लो को स्थिर बनाए रखना। फार्मा सेक्टर ऐसा क्षेत्र है जहां रेगुलेटरी अप्रूवल्स की प्रक्रिया काफ़ी समय लेती है और इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न्स तुरंत प्राप्त नहीं होते, जबकि एक नए डेवलपमेंटल इन्वेस्टमेंट्स और ऑपरेशनल एक्सपेंस निरंतर जारी रहते हैं। स्पेंसर्स फार्मास्यूटिकल्स की विकास यात्रा में एक अहम मुकाम तब आया जब कंपनी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं और वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स का स्ट्रेटेजिक उपयोग किया। इन योजनाओं के माध्यम से कंपनी को सिर्फ वित्तीय सहायता ही नहीं मिली, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ पाथवे भी प्राप्त हुआ। इन योजनाओं के माध्यम से कंपनी को मिला लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट, वर्किंग कैपिटल स्टेबिलिटी और ऑपरेशनल कंटिन्यूटी, जिससे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन टाइमली और एफिशिएंट हो सका। स्पेंसर्स फार्मास्यूटिकल्स ने सरकार की विभिन्न सब्सिडीज जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी, ERP सब्सिडी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी सब्सिडी का भी लाभ उठाया। इन सब्सिडीज के माध्यम से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुआ, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को बढ़ावा मिला और ऑपरेशनल खर्चे कम हुए। आज स्पेंसर्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड WHO GMP अप्रूवल के साथ देश और विदेश की अनेक प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक कार्य करते हुए डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में अपनी एक दृढ़ पहचान बना रही है। गवर्नमेंट पॉलिसीज और सब्सिडी स्कीम के प्रभावी कॉम्बिनेशन ने हमें एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इकोसिस्टम प्रदान किया है, जिसने हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ जर्नी को
नई दिशा और गति दी। हमारे जैसे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर और एमएसएमई से यही कहना चाहूँगा कि सरकार और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस द्वारा उपलब्ध योजनाओं का सही से अध्ययन करें, उन्हें समझे, उनका पूरा लाभ उठाए। स्पेंसर्स फार्मास्यूटिकल्स की सफलता इस बात का प्रमाण है कि जब इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल विजन को पॉलिसी अवेयरनेस, गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स और फाइनेंशियल सपोर्ट का साथ मिलता है तो एक सोच एक भरोसेमंद और विश्वसनीय इकाई में बदल जाती है। राकेश जी, we've just seen this story. Your thoughts? मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे एमएसएमई के जो बाकी भाई हैं वो भी इस स्टोरी से इंस्पिरेशन लें, कैसे इन्होंने स्कीम्स लेके ये आगे बढ़े हैं। सारे के सारे एमएसएमई के उद्योगपति इसी तरह से आगे बढ़े। Absolutely. Success story inspires us to know that we need to be aware on the policy. और जैसा राकेश जी ने कहा कि अगर MSMEs को योजनाओं के बारे में जानकारी होगी तो ये योजनाएं आपके लिए एक सपोर्ट सिस्टम होंगी, रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म होंगी और ग्रोथ एक्सेलरेटर भी। लेकिन जब इतनी सारी स्कीम्स हैं तो कन्फ्यूजन लाजमी है कि आखिरकार कोई बिजनेस कैसे जाने कि उसके बिजनेस के लिए रेलेवेंट स्कीम्स कौन सी हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे एक ब्रेक के बाद। It is my privilege to join you on the foundation day of SIDBI, an institution that has steadily grown into a cornerstone of India's MSME financing architecture. SIDBI's journey from 1990 onwards mirrors the evolution of India's approach to MSME development from a narrow focus of credit delivery to a broader system-based framework encompassing finance, risk mitigation, market access, and institutional capacity. SIDBI now has started to plan for a scale right from the beginning in the design stage itself. Programs like MSME Samvad, which are on Doordarshan, it's a fortnightly show on Doordarshan, have been designed to take entrepreneurship and SIDBI to the masses in a cost-effective manner. Similarly, a program for the development of industry associations has been started to replicate the success of FPOs in the MSME sector. आप देख रहे हैं कार्यक्रम सिडबी एमएसएमई संवाद। आज कार्यक्रम में राकेश जी ने हमें एमएसएमईज के लिए अलग अलग स्टेजेस के लिए बहुत सारी स्कीम्स बताई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राकेश जी, हो सकता है एमएसएमई कंफ्यूज भी हो जाएं कि उनके बिजनेस के लिए रेलेवेंट स्कीम्स कौन सी है, इसका चयन कैसे करें? देखिए अमित जी, ये ना जो डिलेमा है ना, Yeah. हर एक एमएसएमई वाले के मन में होता है। अच्छा, कि मेरे लिए कौन सी स्कीम अच्छी है, कौन सी नहीं है, इतनी सारी स्कीम्स आ गई हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप अपना प्लान एक बार चॉक आउट करें और उस प्लान के हिसाब से आप जिस समय जो स्कीम की ज़रूरत है उस स्कीम के हिसाब से आगे बढ़ें। तो ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा। और राकेश जी, क्योंकि डिजिटल ज़माना है तो ऐसे कौन कौन से डिजिटल टूल्स या पोर्टल्स हैं जहां पर जाके उनके लिए आसान हो सकता है रेलेवेंट स्कीम्स को चूज़ करना? डिजिटलाइजेशन के वक्त में पोर्टल होना तो बहुत लाजमी है जी। तो आप माई स्कीम्स में जा सकते हैं, चैम्पियंस में जा सकते हैं, और भी स्मर्थ है। तो अब कई ऐसे पोर्टल्स हैं जिन पे जाके आप इनको स्टडी कर सकते हैं, इससे जानकारी ले सकते हैं और अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते जी बिल्कुल। तो आप माई स्कीम्स पोर्टल जा सकते हैं, एमएसएमई चैम्पियंस पोर्टल जा सकते हैं, जन समर्थ, और वहाँ पर जब आप एक बार फीड करते हैं डेटा कि आपका बिजनेस किस चरण में है, किस चीज़ के लिए आपको रियायत चाहिए, तो आपको रेलेवेंट स्कीम्स वहाँ पर ढूंढने में बहुत आसानी हो जाएगी और फिर ये गेस वर्क नहीं रहेगा। हैं। जी बिल्कुल जी। लेकिन कुछ ऐसी सोच भी हैं जिसमें मैं चाहूँगा राकेश जी आप बताएं कि क्या ये मिथ है या रियलिटी। इस क्रम में सबसे पहले जो एक कॉमन सोच एमएसएमईज के जहन में आती है कि अगर मेरी लोन या सब्सिडी एप्लीकेशन एक बार रिजेक्ट हो गई तो अब मुझे कभी स्कीम नहीं मिलेगी, और फिर वो दोबारा अप्लाई नहीं करते। मिथ या रियलिटी? तो ये तो मिथ ही है। कभी ऐसा हो स्कीम नहीं मिली तो आप उसको चेक करें कि ये क्यों नहीं मिली, और उस चीज़ को, अगर आपके डिसिप्लिन में कमी है, फाइनेंशियल हिस्ट्री में कोई दिक्कत है, जिस चीज़ की है उसको आप दूर करें और उसके बाद दोबारा अप्लाई करें। एक और सोच आप बताइएगा, मिथ है या रियलिटी? हाँ जी। कई एंटरप्रेन्योर्स को लगता है कि अगर उनके पास हैवी मशीनरी या प्रोडक्शन यूनिट नहीं है तो वो सब्सिडी के लिए एलिजिबल नहीं है। मिथ और रियलिटी? नहीं, ये भी मिथ ही है। अच्छा। क्योंकि आज देखिए सर्विस सेक्टर इतना बढ़ गया और सर्विस सेक्टर के लिए भी इतनी सारी स्कीम्स आ गई हैं। आइए एक नज़र डालते हैं मुख्य सीख पर। एमएसएमईज के लिए मुख्य सीख, पॉलिसीज और गवर्नमेंट स्कीम्स
एमएसएमईज को सहायता और स्पष्ट दिशा देने का कार्य करती हैं। लोन या सब्सिडी रिजेक्ट होने का मतलब ब्लैकलिस्ट होना नहीं है। ज्यादातर मामलों में ये दस्तावेजों और तैयारी की वजह से होता है। सिर्फ मेहनत और मार्केट प्रेजेंस काफ़ी नहीं होता। बिजनेस के लिए सरकारी योजनाओं की सही जानकारी और समझ भी उतनी ही ज़रूरी है। और सिर्फ सब्सिडी के बारे में जानना काफ़ी नहीं है, ये समझना भी ज़रूरी है कि कौन सी पॉलिसी बिजनेस के कौन कौन से चरण पर उपयुक्त होती है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सिडबी एमएसएमई संवाद और अब इस कार्यक्रम का सबसे फेवरेट सेगमेंट ऑडियंस Q&A। आपको याद होगा कि पिछले एपिसोड यानी 7वीं कड़ी की थीम थी ग्रीन फाइनेंस एंड सस्टेनेबल एमएसएमई ग्रोथ, और आपके बहुत से सवाल और प्रतिक्रिया हम तक पहुंची है, जिसके लिए आप सभी का आभार। और इस समय आपके सवालों का जवाब देने के लिए ऑनलाइन माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अशोक कुमार, फॉर्मर डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। थैंक यू वेरी मच अशोक जी फॉर ज्वाइनिंग अस। नमस्कार अमित जी। पहला सवाल गाजियाबाद से रोहित अग्रवाल पूछ रहे हैं। इनका मेटल फैब्रिकेशन का यूनिट है। वो पूछते हैं कि सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनर्जी ऑडिट, ESG, नेट ज़ीरो, ग्रीन फाइनेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स क्या एक साथ ज़रूरी हैं? अगर मैं सब कुछ एक साथ नहीं कर सकता तो फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप क्या होना चाहिए जिससे मैं सही दिशा में मूव कर सकूं? रोहित जी, आप इन सब कार्यों के लिए सबसे पहले आप अपना जिस तरह से आपके उद्यम में एनर्जी का कंजम्पशन है उसका असेसमेंट कीजिए। उसमें कितनी सेविंग हो सकती है, कहाँ कहाँ वेस्टेज हो रहा है उनको देखिए, और किस चीज़ को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। उस तरह के जो छोटे छोटे स्टेप्स होंगे जिसके चलते आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और जैसे आप ये सब काम कर चुके होंगे फिर आप आगे की जो एक्टिविटीज़ है उसको ले सकते हैं। दूसरा सवाल बद्दी हिमाचल प्रदेश से है, कविता मेहरा जी का। वह एक पैकेजिंग MSME चलाती हैं। वह कहती हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात सुनकर एक्साइटमेंट तो बहुत होती है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स कितने समय में रिटर्न्स देने लगते हैं, और ये कैसे एनालाइज करें कि डिसीजन फाइनेंशियली सही है या नहीं? कविता जी, आपको इस तरह के डिसीजन जो है थोड़ा कम इमोशन, ज़्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, और नंबर्स को देख के ही आपको डिसाइड करना चाहिए। उस नंबर्स में आपके रहेंगे कि प्रोडक्शन में कॉस्ट कितना लग रहा है, एनर्जी कंजम्पशन के कॉस्ट कितने लग रहे हैं, मेंटेनेंस का क्या कॉस्ट है, और उनमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। जनरली ये सब देखा गया है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल से 3 साल तक का जेस्टेशन पीरियड होता है, पेबैक पीरियड जल्दी आ जाता है। और उसके साथ साथ ही जैसे हम दूसरे स्कीम्स हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, उनका यूज़ किया जाए तो आपको ये जेस्टेशन पीरियड और भी कम हो जाएगी। ऑडियंस के सभी सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर अशोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अमित। और यदि आप भी इस कार्यक्रम में कोई सवाल पूछना चाहते हैं, प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट करें, samvad@sidbi.in। जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि सिडबी MSME संवाद इस श्रृंखला का जो 9वां एपिसोड होगा उसकी थीम क्या होगी। तो हम फोकस करेंगे क्लस्टर डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस पर, जहां पर हम जानेंगे पावर ऑफ कोलैबोरेशन और साथ ही क्लस्टर किस तरह से MSME की ग्रोथ में मदद करता है। तो आज कार्यक्रम में आकर आज की जो थीम थी पॉलिसी अवेयरनेस ऑफ MSMEs, उस पर हमें जागृत करने के लिए राकेश छाबड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।